हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली है हेलोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती है, कौन से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी और वो सब। ठीक है, तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा जो एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगा के चलो पिछले 10 सालों में कम से कम 8 बार तो रिपीट हुआ होगा, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की। बट उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले बाकी सारी चीजें अच्छे से समझने पड़ेंगी, ध्यान से इसको सुनना होगा। तो हमारे पास आता है रिएक्शन विद हैलोजन। तो कोई भी एलिमेंट हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, हैलाइड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज हैलाइड फॉर्मेशन। तो क्या कहता है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑन रिएक्टिंग विद हैलोजेंस फॉर्म हैलाइड in oxidation state of +1 +2 +4 +6। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, वो हैलाइड बनाएगा इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हैलाइड बनाएगा इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन +4 एंड इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बनाएगा, मतलब एक हैलोजन जुड़ेगा, है ना। जनरली भाई एक हैलोजन जुड़ेगा तब +1, 2 हैलोजन जुड़ेंगे जब +2, जब 4 हैलोजन जुड़ेंगे तब +4, जब 6 हैलोजन जुड़ेंगे +6, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं आउटर मोस्ट में, इसलिए मैक्सिमम +6। तो सबसे पहला जो है हमारे पास, जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोहैलाइड। हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोहैलाइड्स। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑन रिएक्टिंग विद हैलोजन आल्सो फॉर्म मोनोहैलाइड्स। तो जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, अब भाई ऑक्सीजन है, जैसे कि अगर मैं सिंपल बात करूं, कोई भी ले लो ऑक्सीजन फैमिली से, अगर वो एक बॉन्ड बनाएगा हैलोजन के साथ, है ना, यही हो गया। बट फिर उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। अब अनपेयर्ड तो अनस्टेबल होता है ना भाई, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड छोड़ ही नहीं सकते, सभी को हमने पेयर के फॉर्म में लगाना है। तो क्या होगा, वो तुरंत क्या बनाता है, डाइमर बना लेता है, और इसीलिए इसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A2X2। भाई जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रही है, बॉन्ड बन गया, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, बॉन्ड बन गया। अब ये दोनों के दोनों क्या है, अनस्टेबल है ना, तो दोनों तुरंत क्या कर लेंगे, डायमर बनाएंगे, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E2X2। तो आई बात समझ में कि E2X2 क्या हो गया, ये तो 2 हैलोजन नहीं है ये, पर ऑक्सीजन ग्रुप एक ही हैलोजन है, तो इसीलिए इसको मोनोहैलाइड ही हम इनको बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही +1 शो करेगा, O2 F2 S2 Cl2 Se2 Cl2 एक्सेट्रा, होंगे हाईली अनस्टेबल वाले। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी शेप की, तो शेप किसके जैसी होगी, लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड के जैसे इनकी शेप हो जाएगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड की शेप कैसी होती थी, ध्यान होगा अगर आपको, ये चेयर लाइक, है ना, चेयर लाइक कह सकते हो या ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो ये वाली शेप बन जाएगी इनकी भी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और फिर मैं क्या कह रहा हूं कि ये अनस्टेबल होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अनस्टेबल जैसे Se2Cl2 +1 में अनस्टेबल है, डायमर बनाना पड़ रहा है बेचारों को, तो तुरंत जो सिलीनियम है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि +1 से किस में कन्वर्ट हुई, +4 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 में कन्वर्ट हुई मतलब रिडक्शन।
तो सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, और ऐसो को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है ये। उसके बाद आता है हमारे पास डाई हलाइड। डाई हलाइड का मतलब क्या होगा कि वो दो हैलोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। डाई हलाइड। ठीक है। अब डाई हलाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EX2। फॉर एग्जाम्पल OF2 है ना, SF2, SCl2 एटसेट्रा। आप ध्यान रखना जो सिलीनियम है वो डाई हलाइड नहीं बनाता है। सिलीनियम या तो +1 में रहता है या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिलीनियम जो होगा वो डाई हलाइड नहीं बनाएगा। अब जब बात करूं मैं इसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी शेप कैसी होगी, बिल्कुल वाटर के जैसी हो गई है ना। जैसे अगर मैं OF2 की बात करता हूं, ये वाला हो गया, तो 2 लोन पेयर हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गई, मतलब टोटल हुए 4 का मतलब sp3, 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये शेप कैसी हो जाएगी इसकी, बेंट या फिर V शेप है ना, उल्टा V बन रहा है तो V शेप इसको हम बोल देते हैं। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारे पास डाई हलाइड्स। ठीक है, ये होगा। अब जनरली यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस सिलेबस में है इसलिए हमने इनको पढ़ना है। अब जो क्वेश्चन उठता है वो टेट्रा हलाइड से उठता है या फिर हेक्सा हलाइड से। तो जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो आता है हमारे पास टेट्रा हलाइड, मतलब कि जब 4 हैलोजेंस अटैच होंगे तो उनकी शेप भी इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 3 आता है हमारे पास टेट्रा हलाइड। जनरल फॉर्मूला EX4, और दूसरी बात जो E है वो ऑक्सीजन नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बनाएगी नहीं ना, है ना, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो 2 ही अनपेयर्ड होंगे, तो 2 अनपेयर्ड से बॉन्ड बना लेती है, या फिर वो किसी को एक लोन पेयर डोनेट कर देगी। बट हैलोजन के तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर का क्या करेंगे वो, तो इसलिए ऑक्सीजन कभी भी OF4, OCl4 ऐसा कुछ भी बॉन्ड कंपाउंड नहीं बनाएगी। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये O मतलब 0 नहीं है, कभी सोचो भाई जो E है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये कौन हो गया, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो अब जब इसके एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि SF4, SCl4, SEF4 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, और अगर आपको फिर से डिटेल से पढ़ना है, अगर आपने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप जो 11th की जो आप मेरे YouTube चैनल पे 11th की जो प्लेलिस्ट ओपन करोगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो वहां पर जाकर के इसको फिर से डिटेल से पढ़ सकते हो, आपको और अच्छे से सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में 2 नंबर की शेप आती है, 2 नंबर की शेप पूछी जाती है। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल देते हैं, भी हमारे पास कौन है, SF4 है। तो सिंपल सा तरीका हम क्या करते थे, टोटल हम इलेक्ट्रॉन चेक करते थे, सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए, है ना। आउटर मोस्ट में बैलेंस 4 हैलोजन के साथ जुड़ गया वो, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, 1 लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1 लोन पेयर हो गए, 4 फ्लोरीन हो गए, टोटल सम हुआ 5, और 5 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1s3p एंड 1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। अब sp3d है, उसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है तो एक जो बेस बनेगा ट्रायंगुलर बेस बन जाएगा, और 2 हमारे पास पिरामिड्स बन जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर को मैं एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखता हूं ड्यू टू लार्ज रिपल्शन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लोन पेयर्स में। ठीक है, ये 90 डिग्री के ऊपर वो एंगल बना लेगा, तो इसलिए हमने यहां पर रखा है लोन पेयर को। और तो जब आप इसकी शेप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, ट्विस्ट कर दूं, तो अब हमें क्या दिखेगा, जब मैं इसको हल्का सा रोटेट करता हूं, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो किसकी शेप में दिखेगा, हमें झूले की फॉर्म में, है ना। जैसे कि नीचे स्टैंड लगा हुआ है और एक यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर बैठा हुआ है,
और इस टाइप के झूले को हम क्या बोलते हैं, सीसा। तो जो सीसा होगी वो क्या हो गई, इसकी शेप हो गई स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और जो इसकी शेप या ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, वो सीसा शेप हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की। भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, टेट्राहैलाइड्स, ठीक है, क्योंकि स्टेबल भी होते हैं टेट्राहैलाइड एज कंपेयर टू मोनो और डाइहैलाइड, तो इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं। अब ये इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब किसके तरह बेस बिहेव कर सकते हैं, ये लेविस बेस। तो लेविस बेस की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी टेंडेंसी होगी डोनेट करने की, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। SO4 लोन पेयर है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इसके पास, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो सल्फर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके लेविस बेस नेचर शो करेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि वो लेविस बेस की तरह क्यों काम कर रहा है। अब दूसरी जो अजीब बात है इसके साथ कि ये लेविस एसिड की तरह भी काम है। आप दिमाग में आएगा भाई ये कैसे हो सकता है, जब लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है ये। तो इट कैन एक्सेप्ट आल्सो ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, और उसका रीजन होगा ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, ठीक है, तो उस डी ऑर्बिटल का मतलब गोदाम खाली है, तो गोदाम में खाली है तो आ जाओ भाई। तो उनमें क्या करेगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और कौन से नेचर शो करेगा, वो लेविस एसिड का नेचर शो करेगा। जैसे हमारे पास कौन हो गया, SO4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो फ्लोरीन, ठीक है भाई, फ्लोरीन नेगेटिव है, वो क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उनके इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके SF6 नेगेटिव भी बना लेगा। आई बस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, कि जब हम इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो कहता है कि भाई 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये जो 4 फ्लोरीन है इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर पाते, प्रोटेक्शन नहीं दे पाते इसको, इसलिए वाटर जो है वो डायरेक्ट सल्फर पे अटैक करता है और उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जहां से मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हमारे पास हेक्साहालाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो आप कल कह सकते हैं कि यहां से आज आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो नेक्स्ट कौन है हमारे पास, नंबर 4 हेक्साहालाइड्स। ठीक है, हेक्साहालाइड का कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, EF6। फिर से जो E है वो ऑक्सीजन नहीं है, और पोलोनियम तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, रेडियो एक्टिव भी है, और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंने यहां पर X का यूज नहीं किया, फ्लोरीन ही क्यों लिया, क्या हेलोजन में सिर्फ फ्लोरीन ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो यहां पर जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रहा है, +6, मतलब S के इलेक्ट्रॉन भी D में पहुंच गए हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। और फिर क्या कहता है कि इनको ऑक्सीडाइज करवाना इनटू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा, तो वो सिर्फ कौन हो सकता है, फ्लोरीन ही हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट कैन ऑक्सीडाइज ग्रुप 16 एलिमेंट इनटू देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +6। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, SF6, SEF6 एंड TEF6, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड। क्लियर है। अब बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर एंड शेप की। हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन फिर से आप सिमिलर तरीके से ही निकालोगे ना। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ गए। कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या फ्री नहीं बचा, मतलब नो लोन पेयर, तो ओनली 6 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में और 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। अब इसमें कोई लोन पेयर ही नहीं है तो इसकी जो शेप या स्ट्रक्चर है वो सेम ही हो जाएगी। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है, इसमें जितने भी बॉन्ड होंगे सब के सब 90 डिग्री के ऊपर ही एग्जिस्ट करेंगे, SF6। ये हो जाएगी, और जितने भी बॉन्ड एंगल है यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के ही होंगे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास SF6 शेप हो गई। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हम किसकी बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज। तो कहता है कि जो SF6 है, ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ SF6 की। तो कहता है SF6 बिहेव एज काइनेटिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। अब ये कह सकते हो कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये कह सकते हो कि ये इनर्ट होता है। ये इतना इनर्ट होता है कि वाटर भी इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता ना। जनरली वाटर सबके साथ रिएक्शन करता है, बट ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय 6 फ्लोरीन एटम, 6 फ्लोरीन atoms in all direction. So any attacking reagent cannot attack on sulfur. तो जब कोई सल्फर तक पहुंचेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये इवन हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस भी नहीं शो करती। बट जो टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। तो अब सिंपल सी बात है, एक तो मैं क्या कहूं कि टोटल 6 पर्सन है, उन 6 पर्सन को एक पर्सन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इजीली चारों तरफ हो जाएंगे वो। फिर मैं क्या कहता हूं कि उन्हीं 6 पर्सन को पूरा का पूरा जो घर है, होम है, हाउस है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, तो साइज बड़ा होने की वजह से प्रोटेक्ट करने में मुश्किल हो जाएगा। तो जब हम सल्फर से टेलुरियम पे पहुंचे तो टेलुरियम का साइज इतना बड़ा होगा कि जो 6 फ्लोरीन है उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। मतलब पहले तो क्या था, हमारे पास जो सल्फर था साइज बहुत ज्यादा छोटा था, तो जो 6 फ्लोरीन एटम है इसको बहुत इजीली कवर कर रहे थे। ठीक है, इसको सभी डायरेक्शन में इसको प्रोटेक्ट कर दिया, कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, कोई भी सल्फर के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। बट जो टेलुरियम है, टेलुरियम का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया है, फ्लोरीन तो उतना ही है ना। तो कहता है कि जो फ्लोरीन एटम है वो इसको कवर कर ही नहीं पाएगा, और जब कवर ही नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कोई भी उसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाए ना। स्टेरिक का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, तो इसको चारों तरफ इतनी भीड़ इकट्ठी कर देंगे ये कि उसके ऊपर कोई अटैक होगा ही नहीं। तो इस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, 6HF प्लस H6TeO6, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से क्वेश्चन पूरे चांसेस है जरूर उठेगा। तो ये जो हमारा हाइलाइट्स वाला टॉपिक था ये खत्म हो गया। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है आप उनको अच्छे से क्वेश्चंस को रीड और अच्छे से पढ़ोगे जरूर। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।